नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का दौरा किया है, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के स्तंभ और जौहर स्थल में हवन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कई संत, महंत और लोग भी वहां मौजूद थे। सीएम योगी ने चित्तौड़गढ़ की वीरता और बलिदान की परंपरा को सम्मान दिया है। सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है ये भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं। अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति,
राष्ट्र के प्रति उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो, हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। इस सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को
ये केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं, जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई, तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत रख लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था, वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था। और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा। मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था। मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती हैं। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य लालसा नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो राष्ट्र की अस्मिता की चिंता है। और उस राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के घाव पे घाव सहते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप हम देख करके रखते हैं, पहला युद्ध अकबर के खिलाफ जब महाराणा प्रताप ने लड़ा था, तब उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। जो हटि राखे धर्म को तहि राखे करतार का आह्वान करके मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है राजस्थान का शौर्य, भारत का शौर्य। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास ने हमेशा इस शौर्य को स्मरण किया है। भारत की पीढ़ियां इसको सम्मान देती है। याद करिए, अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया
ये सच है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन राम तब राम बन पाए जब उनका संकल्प हुआ कि निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, अगर वे भी केवल अयोध्या की धरती पर बैठ करके कहते कि नहीं, मैं तो अयोध्या का राजा हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राम आज हमारे दिलो दिमाग। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया है कि राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल फोन और तलवार और बंदूक जैसे हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपरा के अनुसार छोटी कृपाट पहनने की ही छूट मिलेगी। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। बता दें कि उपवास करने वालों के लिए फल, मखाना, मूंगफली, आलू चिप्स उपलब्ध होंगे और परिसर में पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। फोन के साथ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई सुरक्षा कर्मी है, वो परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई रिवॉल्वर, तलवार, बंदूक लाइसेंस की है तो भी वो लेकर परिसर में नहीं आ पाएंगे। जो सिख बंधु कानूनन जिनको एक छोटी सी कृपाण की अनुमति है, केवल वही गले में रह पाएगी, वह भी सिख समाज के अगर बंधु हैं तो। 19 मार्च को चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। अनेक सज्जनों को उपवास रखने का विचार रहेगा। वहां उपवास की सामग्री मिलेगी। फल मिलेंगे, मखाना, मूंगफली का दाना, आलू चिप्स, जो व्रत उपवास का उल्लंघन न करें ऐसी वस्तु मिलेगी। पानी की व्यवस्था होगी। लघु शंकालय की व्यवस्था सभा स्थल के पास रहेगी। शेष कौन से गेट से किसको प्रवेश करना है, ये 1-2 दिन के पश्चात सभी को बताया जाएगा। धन्यवाद। सीतापुर के मोहाली से बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने परीक्षा के प्रश्न पत्र और अभ्यर्थियों की शिकायतों का जिक्र किया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने कहा कि अगर परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद ही जरूरी है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में बता दें कि 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा 1 करोड़ से अधिक की लागत से किया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सड़क हाथों से उखड़ती हुई दिखाई दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क में घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये जल्दी खराब हो रही है। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन पर उतर आएंगे। 1 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही सड़क पापड़ की तरह उखड़ती नजर आई। वहीं आपको बता दें, पूरा मामला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर क्षेत्र के मकरंदपुर शेरपुर से चंदैया मार्ग का है। बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर का मार्ग जो 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। वहीं सड़क बनने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सड़क जो है वो पापड़ की तरह उखड़ती नजर दिखाई दे रही है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण वहां पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई को लेकर विभाग को सूचना दी गई। विभाग ने उस पर जांच बिठाकर कार्रवाई करने की बात कही है। देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई होगी या इस मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा। पीलीभीत में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले उजागर हुए हैं। करणदेव शर्मा, आर्यन टीवी के लिए। हाथरस के गांव नूरपुर में घर में बता दें कि खाना बनाते समय अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में एक बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं।
सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका उपचार जारी है। परिवार का कहना है कि सिलेंडर में पहले से ही गैस लीकेज थी और एजेंसी को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आग की लपेटें फैलने पर ग्रामीणों ने मदद की और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। ग्रामीण गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहराइच के रामगांव थाना इलाके के न्यू हाईवे के पास बाइक सवार एएसआई वीरेंद्र कुमार को एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि वीरेंद्र कुमार मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, दुर्घटना वाली बस को कब्जे में लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र के रामगढ़ बाजार में 10 वर्षीय बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने उसे घर से बुलाकर पीछे की गली में ले जाकर हथियार से हमला किया है। लुलुहान बच्चा मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई है। बता दें कि घटना की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो गए हैं और रॉबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग जाम कर दिया। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को हत्या का कारण माना जा रहा है। थाना पन्नूगंज क्षेत्र में कस्बे में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें बताया गया था कि कुछ लड़के आपस में खेल रहे थे। उसी में से एक लड़का जिसका नाम आर्यन गुप्ता है, उसके बगल में ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम दिवाकर गुप्ता है, उम्र इसकी लगभग 20 वर्ष है। ये अपने साथ पकड़ करके उसके बाग के किनारे ले गया और वहां पे इसके गले में घाव कर दिया, जिस कारण जो लड़का आर्यन गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी वो मौके पे मृत हो गया। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही सभी परिवारिक जनों से बात की गई और अभी जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें एसओजी की टीम भी साथ में शामिल है, जो इस लड़के की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। अभी मौके पे पुलिस बल तैनात है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। बाराबंकी के हैदरगढ़ में पत्रकार की 12 वर्षीय बेटी रहस्यमय हालात में लापता हो गई है। यह घटना 13 मार्च की शाम घर के बाहर खिलते समय हुई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है और कोतवाली में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गुमशुदगी और अपहरण की संभावना पर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध लोगों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाली जा रही हैं। बच्ची की तलाश में लखनऊ समेत आसपास के कई स्थानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस का दावा है कि बच्ची को जल्द ही सुरक्षित बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाथरस के सासनी में एनएच पर स्थित कान्हा कोल्ड स्टोरेज की पिछली दीवार रात के समय गिर गई। हादसे के वक्त कोई भी मजदूर पास नहीं था, इसलिए कोई चोट नहीं आई है। दीवार गिरने से करीब 10,000 पैकेट आलू खराब होने का खतरा है। तेज बारिश और बिजली कड़कने के कारण दीवार गिरने की संभावना बताई जा रही है। 50 से 70 किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। स्टोरेज का प्रबंधन मलबा हटाकर नुकसान का हिसाब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। बता दें कि बिजनौर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। काली घटनाओं के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया है और कई लोग बारिश के चलते अपने घरों में ही रह रहे हैं। बिजनौर के कई इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। दोपहर के समय लोग गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंडक बढ़ सकती है। वहीं नोएडा के सेक्टर 115 से सामने आए दृश्य में बारिश के बाद मौसम सुहाना नजर आया। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
बरेली में अचानक से मौसम बदल गया है और शहर में अंधेरा छा गया। आसमान में काले और घने बादल छा गए हैं, जिससे दृश्यता कम हो गई है और कई इलाकों में बता दी कि लाइटें जलानी पड़ी। गरज और बिजली के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की टीमें सतर्क हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।